वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज मैं करा रही हूँ आपको चैप्टर 3, ये बीबीसी की मॉड्यूल 6 है। ठीक है, तो ये लेसन मैं आपको इसको स्टार्टिंग से थोड़ा सा समझा देती हूँ, तभी आपको फटाफट आंसर्स जो है रिटने नहीं है, जो मैंने पुरानी बीबीसी डाली हुई है उसके अंदर से भी, उसमें जो जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं आप वो भी देख सकते हैं कि क्वेश्चन आंसर तो कोई भी आ सकते हैं, तो उनको चेंज है इस बार जो है क्वेश्चंस, है ना, तो वो ज़रूर करने चाहिए आपको। तो लेट स्टार्ट। देखो, ही फेल्ट सर्टन दैट द विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द ledge वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। देखो, ही फेल्ट सर्टन, अब उसको पक्का सा लगने लगा कि नहीं, उसके विंग्स जो हैं सी गल के उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड, इसे वो अपना जो सिर है वो झुका लेता है। एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल, और छोटे से छेद की तरफ फिर भाग जाता है। अंडर द लेज, अब देखो इसमें लास्ट ईयर था कि लेज का क्या मीनिंग है ना, तो एक लकड़ी का वो फट्टा टाइप का, तो ये है अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पर वो सोया था रात को, पिछली रात। इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, अब उसके जो बड़े मतलब उसके जो ब्रदर्स थे और उसकी जो छोटी सिस्टर थी, हुज विंग्स वर, किसके विंग्स, उस छोटी सी सिस्टर के जो विंग्स थे वो फार शॉर्टर, उससे भी बहुत उसके विंग्स भी बहुत छोटे थे। देन इज ओन रैन टू द ब्रिंक, वो तो भाग भाग के उड़ क्या कर गई, फ्लैप्ड देयर विंग्स, उन्होंने अपने विंग्स को फ्लैप किया, ऐसे जब छप छप किया, एंड फ्लू अवे, और उड़ गए। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, मगर वो जो है छोटी सी सीगल, वो जो है अपनी डरपोक था, इसलिए वो करेज अपनी इकट्ठी नहीं कर पाया, गैदर अप नहीं कर पाया टू टेक दैट प्लंज, की वो भी जाके डुबकी लगाए, जंप लगाए। विच अपियर्ड हिम टू विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट, उसको वो जो है मतलब करने की कोशिश करी, मगर वो डेस्परेट मतलब निराश हो गया। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम, उसके फादर और मदर आए और उसको वो क्या करते हैं, कॉलिंग टू हिम श्रीली, श्रीली का मतलब चीखते हुए, चिल्लाना, एक चिल्लाना। अब ब्रेडिंग हिम मतलब उसको डांट तो रहे थे, मगर वो डांट रहे थे कि वो जिससे कि उड़े, तो डांटना इन द सेंस यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिवली मतलब उसको कि वो जिससे कि क्या हो, उड़ सके, उसकी अच्छाई के लिए। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस, और उसको धमकी दे रही थी कि अगर तू वहीं पर रह जाएगा तो तू स्टार्व नहीं करेगा, मतलब मर जाएगा लेज के ऊपर ही, अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक कि वो नहीं उड़ेगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, मगर उसको इतना डर लग रहा था कि नहीं वो तो मर जाएगा अगर उड़ेगा, तो अपनी ज़िंदगी के लिए वो उड़ा ही नहीं, है ना। तो देखो आगे इसके क्वेश्चन आंसर्स, अगर आप क्या कहते हैं चाहते हैं कि मैं आपको जो है पूरे लेसन समझाऊँ, देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, में आपको पूरा लेसन एक्सप्लेन कर दूँगी। अब देखो कैसे करना है, स्टेट ट्रू और फॉल्स, इसमें है नन ऑफ द टर्म्स, इनमें से कोई भी टर्म जो है नीचे कैन बी अप्लाई टू द प्रोटोगोनिस्ट, और जो प्रोटोगोनिस्ट कौन होता है, जो मेन करेक्टर होता है, तो उसके स्टेट ऑफ माइंड, जो मेन करेक्टर है इसमें क्या है, वो सी गर्ल है, ठीक है ना। तो जो मेन करेक्टर है वो क्या है, हमारा सी गर्ल है, तो उसके जो है ये कोई भी जो है वो कह रहे हैं उसको ये टैली नहीं करती स्टेटमेंट, तो ये फॉल्स है, बिकॉज ए बी सी कैन बी अप्लाइड। देखो कंफ्यूज था, री अप्रोच, लो सेल्फ एस्टीम, ये तीनों पॉइंट उसको करते हैं अप्लाई। बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द एक्सट्रैक्ट, अब देखो क्या कहते हैं वो, से विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एन एक्सप्रेशन ऑफ अपब्रीडिंग। अपब्रीडिंग का क्या मतलब होता है, अपब्रीडिंग मतलब तो कैसे उसको मतलब डांट रहे थे, उसको मोटिवेट कर रहे थे कि वो उड़े, है ना, तो मतलब कैंट यू जस्ट फ्लाई यू कावर्ड, अब वो उसको मतलब इस तरह से कर रहे थे, उकसाना जिस तरह से ना, तो वो होता है अपब्रीडिंग। नेक्स्ट है द पेरेंट्स ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट आर जस्टिफाइड, अब उनकी जो डांट है इन रेप्रीमेंडिंग हिम, तो रेप्रीमेंडिंग का भी मतलब क्या है, डांटना, है ना, तो एलाबोरेट इन अबाउट 40 वर्ड्स, तो वो उसको डांट रहे थे उसकी भलाई के लिए, नहीं तो उन्हें पता था कि वो मर जाएगा वहीं पर ही। तो येस दे आर जस्टिफाइड इन रेप्रीमेंडिंग द प्रोटोगोनिस्ट, बिकॉज फ्लाइंग इज़ अ बेसिक नेसेसिटी, उड़ना उनके लिए बहुत ज़्यादा बेसिक नेसेसिटी है, किसके लिए, फॉर अ सी गर्ल, विदाउट विच ही कैन नॉट सर्वाइव। सो द पेरेंट्स ऑफ द
young seagull adopted this method to make their little one take the plunge, कि वो क्या करें, प्लंज करें, एंड लर्न द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, और उड़ने की आर्ट सीख ले। आगे देखो, his field he failed to muster up का मतलब gather up courage, और प्लंज का मतलब यहाँ पे क्या है, to take that jump. And for why the plunge was so desperate, वो जो प्लंज थी, वो जंप लगाना चाहता था, मैं निराशा वाली थी उसके लिए। क्यों? क्योंकि वो जो इतना डर रहा था, इतना डरपोक हो रहा था कि वो नहीं कूद पा रहा था और निराश हो जाता था। बिकॉज अब देखो, द प्लंज वॉज सो डेस्परेट फॉर द प्रोटैगनिस्ट बिकॉज ही ट्राइड हिज बेस्ट। उसने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करी, वो गया वहाँ तक टू प्लंज, बट फेल्ड, मगर फेल हो गया बिकॉज ऑफ हिज फियर। जब उसने देखा इतना बड़ा समुंदर है मेरे सामने, वास्ट सी है, तो वो डर गया। एंड रिटर्न बैक, और वापस आ गया टू हिज होल। आगे और भी लिख सकते हो, वेयर ही स्पेंड द लास्ट नाइट। देखो आगे है वो, अब आगे जो पैराग्राफ है ये मैं आपको समझा देती हूँ थोड़ा सा। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स, अब देखो जब उड़ गया था तो अब वो नीचे आ गया, सी के ऊपर आ जाता है, तो उसके पैर जो है समुंदर को छूने लगते हैं। तो ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, अब वो खड़ा हो गया उसके ऊपर जाके। अब देखो हिज लेग्स सैंक इनटू इट, अब जब उसके जो पैर थे तो वो जब डूबने लगे अंदर की तरफ। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, अब वो डर गया कि मैं तो मर जाऊंगा डूब जाऊंगा तो। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और अपने पंखों को बार बार झाड़ झाड़ के ऊपर आने की कोशिश करने लगा। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक, अब देखो खाना नहीं खाया हुआ था, थक गया बार बार करके ये एक्सरसाइज विद हंगर, एंड ही कुड नॉट राइज, और इसलिए वो उड़ नहीं पाया। अब एक बार वो इतना थक चुका था कि वो ऊपर अपने पंख बार बार नहीं कर पाया। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, अब बहुत थक चुका था स्ट्रेंज एक्सरसाइज से। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, तो उसने अपने आप को छोड़ दिया और उसके जो पैर हैं वो अपने आप ही उसके अंदर समुंदर में डूबने लगे। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, अब इसका जो पेट आ गया तो वो जो है समुंदर से छूने लगा। एंड ही सैंक नो फर्दर, और जब वो छूने लगा तो वो उसके ऊपर तैरने लग गया। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो तैर रहा था। अब उसको समझ में आ गया कि मैं नहीं डूबूंगा, मैं तो तैरता ही जा रहा हूँ पानी के साथ। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, अब देखो वो उसकी फैमिली खुश हो गई और वो चिल्ला रही है खुशी से, प्रेजिंग हिम, एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उसको जो है वो फिर खाना खिलाते हैं अपनी चोंच में भर भर के उसको। स्क्रैप्स क्या होते हैं, देखो हम कहते हैं ना स्क्रैप वाला कबाड़ी, तो ये क्या होता है, एक तरह से कूड़ा, मतलब जो बचा कुचा हम कह सकते हैं ना, जो वेस्ट होता है। तो इसके अंदर जो है क्या, ये मतलब उसको जो जो स्क्रैप्स क्या है ना, फ्रेगमेंट्स हैं, पीसेस हैं। अब देखो इसके बाद है क्वेश्चन में है कि बोथ द प्रोटैगनिस्ट एंड द पेरेंट्स स्क्रीम, दोनों चिल्लाए, मगर दोनों की स्क्रीमिंग में क्या डिफरेंस है। द स्क्रीमिंग ऑफ द प्रोटैगनिस्ट वॉज दैट ऑफ फियर, he screamed because he thought he would sink into the sea. But the scream of his parents was that of happiness. They screamed in happiness that after all, or finally, Seagull has learned to fly and lost his fear. कोई अगर आपको कहीं भी डाउट आता है, you can ask me. I am always ready to help you out. And please, if you are getting help from my videos, then don't forget to like, share and subscribe to my channel if you have not subscribed to it. आगे देखो उसके बाद है none of the terms, इनमें से कोई भी टर्म जो है below can be applied to the protagonist experience in the extract. देखो इसमें क्या आएगा, false, because B and D situation apply to the protagonist experience. क्योंकि देखो पहली भी और ये जो है डी वाली भी, ये दोनों जो है उसको अप्लाई करती हैं। थर्ड वाले में देखो, इन फॉर 2 things that the protagonist has succeeded in doing
अकॉर्डिंग टू दिस एक्सट्रैक्ट। देखो पहली चीज़ तो उड़ना सीख गया था और अपने डर के ऊपर उसको कंट्रोल आ गया। दूसरे नंबर पे उसको खाना मिल गया। तो फर्स्ट थिंग वाज दैट ही हैड ओवरकम हिज फियर एंड सेकेंडली ही वॉज सक्सेसफुल इन गेटिंग फूड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। फिर नेक्स्ट में स्क्रैप्स का मीनिंग पूछा, वो क्या होता है? फ्रेगमेंट्स। अगला है दिस एक्सट्रैक्ट इज फुल ऑफ विजुअल इमेजिनरी, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है, ऐसा फीलिंग हो रही है ना कि वो समुंदर पे ऐसे जा रहा है और उड़ रहा है। आगे देखो ये डकोटा वाला, पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी। अब पेरिस उसके पीछे रह गया, 150 किलोमीटर्स पीछे। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, अब उसने देखा पायलट ने कि क्या आ गए? बादल आ गए। स्टॉर्म क्लाउड्स कैसे होते हैं? काले बादल। दे वर ह्यूज, बहुत बड़े बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, अब वो ऐसे लग रहे थे जैसे काले पहाड़ों का कोई शेप नहीं हुआ है उसके अंदर, ऐसे लग रहा है बहुत ऊंचे ऊंचे हैं और उनका ऊपर भी नहीं दिखाई दे रहा है कि वो कहाँ पर ख़त्म है। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप। अब उसको समझ में आ गया कि भाई मैं नहीं उड़ सकता इसके ऊपर। एंड ओवर दैम, जैसे कि मतलब कोई उनकी वो दिखाई नहीं दे रहा कि कहाँ पर वो ख़त्म हो रहे हैं, कितनी ऊंचाई पर जाना पड़ेगा। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, और उसके पास इतना फ्यूल भी नहीं था टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, कि वो वहाँ जाए और उड़े। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, अगर वो सोचता है कि मुझे तो वापस ही जाना पड़ेगा पेरिस। आई थॉट, अपने आप ही सोच रहा है कि मुझे तो वापस जाना पड़ेगा पेरिस, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम। पर अब देखो वो उसका मन था कि नहीं, मुझे तो इंग्लैंड जाना है, अपने घर जाना है। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, क्योंकि उसको जो है क्या मन में था कि मैं अपने घर जाऊँ और वो ब्रेकफास्ट खाऊँ, जो कि वो घर पर अपने इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, और इसलिए वो रिस्क ले लेता है, क्योंकि देखो वो रिस्क लेगा तो वो अपने घर जा पाएगा, नहीं तो अदरवाइज उसको अपने वापस ही जाना पड़ेगा। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और इसी रिस्क को लेकर वो उस तूफान में घुस गया। द कंपैरिजन ऑफ स्टॉर्म क्लाउड्स टू ब्लैक माउंटेन्स इज एप्रोप्रिएट। क्यों एप्रोप्रिएट है? बिकॉज एज वन कैनॉट फ्लाई थ्रू द ब्लैक माउंटेन्स एज नथिंग कैन बी सीन थ्रू देम, सिमिलरली इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द राइटर, या फिर पायलट भी कह सकते हैं, टू फ्लाई थ्रू दोज ब्लैक स्टॉर्मी क्लाउड्स एज नथिंग कुड बी सीन थ्रू देम। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, अब वो पेरिस क्यों जाना चाहता था? क्योंकि देखो स्टॉर्मी क्लाउड्स आ गए थे और फ्यूल कम था। द नरेटर हैड दिस थॉट बिकॉज द स्टॉर्म क्लाउड्स हैड कम एंड ही न्यू ही कुड नॉट फ्लाई ओवर देम, और उसको पता था वो उसके ऊपर फ्लाई नहीं कर सकता। सेकेंडली ही डिड नॉट हैड इनफ फ्यूल। आगे देखो, आगे है ट्रू और फॉल्स बताना है नेक्स्ट में। तो इसमें जो है फॉल्स है, बिकॉज द ऑप्शन ए इज़ ट्रू। देखो ये तो पहले तो ठीक है ना, ये कि इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ इज क्रेविंग फॉर होममेड ब्रेकफास्ट। तो रिस्क क्यों लेता है? क्योंकि उसको बोला ब्रेकफास्ट खाना है अपना इंग्लिश वाला, इसलिए वो रिस्क लेता है। लिस्ट ऑफ क्वालिटीज़, तो क्या क्वालिटीज़ हैं? ही वॉज डिटरमाइंड एंड करेजियस टू टेक द रिस्क। अगला है ऑट टू में, देखो हम मस्ट भी कह सकते हैं, शुड भी कह सकते हैं कि भाई आई शुड गो बैक टू पेरिस, आई मस्ट गो बैक। तो मस्ट इसलिए लगाया है क्योंकि एक तरह से उसका पता कोई ज़रूरी है। जैसे हम बीमार हो जाते हैं तो हम कहते हैं ना कि नहीं अब तो कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, आई मस्ट गो टू डॉक्टर, देखो डॉक्टर पे जाना पड़ेगा। तो मस्ट क्या होता है, जब कोई और ऑल्टरनेटिव ना बचे तो हम मस्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इसलिए ऑट टू की जगह मस्ट लगाया है। इसके बाद आप इसको चूज़ कर सकते हैं फोर्थ वाले ऑप्शन को, क्योंकि इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू टेक रिस्क, अगर तुम बिल्कुल देखो कि तुम्हें रिस्क दिख रहा है किसी काम में और तुम्हें रिवॉर्ड भी चाहिए, तुम्हें मतलब उसका रिजल्ट भी चाहिए अच्छा, तो तुम्हें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू सेटल फॉर द ऑर्डिनरी। नहीं तो अगर वापस पेरिस चला जाता तो उसको वो नाश्ता ना मिलता, तो इसलिए वो उसको अपना अगर कुछ रिस्क लेकर ही उसको वो अपना नाश्ता मिला, इंग्लिश ब्रेकफास्ट जो वो चाहता था। इसे ऑप्शन 4 लगाइए।
नेक्स्ट है उसके अंदर देखो क्या फीलिंग थी जिससे कि देखो डिस्क्राइब नेक्स्ट द नरेटिव इज ऑपरेटिंग, वो क्या क्यों चल रहा था, क्योंकि उसका जो अंदर से गट फीलिंग आ रही थी कि नहीं जो हो कर रहा हूँ मैं वो ठीक कर रहा हूँ, इंस्टिंक्ट भी था। नेक्स्ट है उसमें बताना है हमें, अब देखो ये पैराग्राफ आ गया, शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। अब वो जो नीचे थी एयर ट्रैफिक पर वो उसको देखती है, उसकी बात सुनती है, क्योंकि कोई और ब्लैक एरोप्लेन तो था नहीं रेडार पर, तो उसको पता है कोई और एरोप्लेन नहीं है। ये सब एक इमेजिनेशन थी उस पायलट की कि कोई और उसकी हेल्प कर रहा है इस मौसम में। तो अनदर एरोप्लेन, तो इसलिए वो हैरान हो जाती है जब उसका क्वेश्चन सुनती है कि जब वो कहता है कि भाई एक और एरोप्लेन था अप देयर इन द स्टॉर्म, एक और तूफान में एरोप्लेन था, नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट। अब वो कहती है कोई भी एरोप्लेन जो है नहीं उड़ रहा था उस रात, योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार। सब एक एरोप्लेन दिख रहा था, वो भी इसका राइटर का। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव, तो वो जो पायलट है वो सोचता है कि मेरी किसने मदद करी यहाँ पर पहुँचने के लिए। दे आर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो, क्योंकि उसका कंपास भी ख़राब हो चुका था, उसका रेडियो भी ख़राब हो चुका था। तो वो सोचता है कि किसने मेरे को हेल्प करी और कौन मुझे डायरेक्शन देता गया और मैं यहाँ पर सेफली पहुँच गया। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और मेरे जो टैंक थे उसमें तो फ्यूल भी नहीं बचा था। Who was the pilot on the strange black aeroplane? तो उसके दिमाग में वो सस्पेंस रह ही जाता है कि नहीं मैंने तो देखा था, पर वो था कहाँ, कौन सा एरोप्लेन, वो कहाँ चला गया। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, और वो भी तो उड़ रहा था बिना लाइट्स के उस तूफान में। तो देखो इसमें जो है एक तरह का हेलोसिनेशन भी है, और एक क्योंकि हेलोसिनेशन यहाँ पे दवाई दुई तो नहीं ले रखी थी, मगर एक तरफ का हेलोसिनेशन तो है ना, कि यहाँ हम कोई फील करते हैं कोई हमारी हेल्प कर रहा है और वहाँ पर वो होता ही नहीं है, तो उसको एक तरह से क्या कहते हैं, हेलोसिनेशन। द वुमन द कन्वर्सेशन मोस्ट प्रोबेबली वर्क एज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। नेक्स्ट है वो जब क्या सोचती होगी, मुझे ये लेडी थी, तो हैज़ दिस मैन गॉन मैड, तो अगर कोई ऐसे ही बताएगा और जब कुछ हो भी ना तो हम उसको यही सोचते हैं कि ये क्या आदमी पागल तो नहीं हो गया, हैज़ दिस मैन गॉन मैड। अब देखो जब वो कह रहा है कि उसकी जो फीलिंग्स थी अप इन द एयर, द नरेटर्स मोस्ट लाइकली फीलिंग्स जब ऊपर था तो वो पैनिक एंड वरीज होगा, क्योंकि देखो वो उसको जो है जब वो देखता है कि एकदम काले बादल आ गए, और एक बार वो देखता है कि जब वो उसको गाइड कर रहा था ब्लैक एरोप्लेन वाला, तो उसको फील होता है कि ये कहीं मैं मतलब मेरा फ्यूल तो ख़त्म होने वाला है, एक बार को वो बहुत टेंशन में आ जाता है कि मेरा फ्यूल तो बहुत कम बचा है, तो पैनिक एंड वरीज। अब देखो इसके बाद है कि जब 40 वर्ड्स में बताना है, द नरेटर द स्टेट ऑफ माइंड, जब उसे पता चलता है दैट हिज वॉज द ओनली एरोप्लेन, कि उसका एरोप्लेन तो अकेला ही था on the radar that landed on the stormy night. The narrator was in great surprise. अब देखो क्या होगा, that his was the only aeroplane on the radar that landed on the stormy night. The narrator was in great surprise on hearing, जो सुनता है कि भाई उसका ही that is was the only aeroplane on the radar that landed on the stormy night. He wondered, अब वो हैरान होता है कि who saved his life, किसने उसकी जान बचाई। Who was the other pilot, कौन दूसरा पायलट था, in black aeroplane whom he followed, जिसको उसने फॉलो किया। So thank you for watching my video. Any help in any part, please ask me in the comment box.